नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये 18वीं वीडियो आप लोगों के लिए। इस सीरीज में टोटल 21 वीडियो आने वाली है। आज हम 18वीं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 3 वीडियो और प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद इसके जगह पे कोई नई एग्जाम के लिए जो है क्लासेस चलाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिन भाई बंधुओं को एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की एग्जाम देनी है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भाई बंधु देखे होंगे और एग्जाम भी दे दिए होंगे तो उसकी फ़ायदा उनको समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ प्राणी जैसे बैक्टीरिया के भीतर का वह स्थान जहां पर उनके आनुवांशिक सामग्री स्वतंत्र रूप से एकत्रित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिक सामग्री से आप समझ रहे हैं क्या होती है ना। तो ये इसे कहते हैं हम न्यूक्लियट्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, खास करके जो एक कोशीय जीव होते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होते हैं, तो उनका जो आनुवंशिक मटेरियल जहाँ पर जमा होता है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों के अंदर केंद्रक होता है भाई। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अधिकांश प्राणी एक कोशीय होते हैं, जैसे आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाती हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाई जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई साहब, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये हमेशा गरीब होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी जो जनन होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन होती है, ये किस प्रकार से होती है? तो द्विधारी विखंडन के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है ना। किस प्रकार का जनन है? ये अलैंगिक जनन है ना। इसे द्विधारी विखंडन भी कह सकते हैं आप। इनके अलावा कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के कोशिका में होती है, चाहे तो वो पादप कोशिका हो, चाहे तो वो जंतु कोशिका हो। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सब में पाया जाएगा, लेकिन ये जो सेल वाल है, ये जो कोशिका भित्ति है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब ये कोशिका भित्ति भी बनावट अलग अलग हो जाता है जब आप डिफाइन करेंगे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य स्थित होते हैं। इस कोशिका द्रव्य कोशिका के अन्य पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रेटिकुलम इत्यादि स्थित होते हैं। ठीक है भाई, इसको समझ में आया क्या? कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है इस प्रकार का मानिए, और इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसके जगह पे अलग अलग अंग होते हैं ताकि एक दूसरे में घुले मिले नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव कहने का मतलब यहाँ जो इसमें जो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, ये वाली बात हो रही है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को आप अलग नाम से जानते हैं, है ना, प्रोटीन ऊर्जा हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसके अलावा कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में जो आपका कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। और जो कोशिका भित्ति है ये पेड़ पौधों में मजबूती तथा स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। यहाँ पे सेल वाल की बात हो रही है ना, कि पेड़ पौधों में इसका मेन काम क्या है? तो स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करना। साथ ही साथ जो है यूकेरियोटिक कोशिका में किसके बने होते हैं? सेल वाल, तो सेलुलोज के। आज तक यूकेरियोटिक से ही पूछते आया है कि किसके बने होते हैं, तो बताइएगा सेलुलोज के। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ओवरऑल की बात हो रही है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो क्या बताया था? स्पर्म बताया था भाई। इसके अलावा कोशिका की खोज कब होता है? 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और 1674 में ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ये दो आदमी कोशिका के खोज के नाम से जुड़े हुए हैं, जिसमें रॉबर्ट हुक जो है ये आपका डेड कोशिका की खोज किए थे, जबकि जीवित लाइव सेल की खोज आपका ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। इसके ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसके अलावा 1883 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की संरचना को समझाया था। तो ये एक 3 ईस्वी है, कोशिका को लेके जरूर ध्यान में रखें। 2 तो पूछ दिया गया है, तीसरा में भी कभी आ जाए एग्जाम में तो आपको चूकिएगा नहीं। इसके अलावा जो कोशिका के जो कोशिकांग हैं उनके अलग अलग उपनाम है, जैसा कि मैं सभी दिन बताते आया हूं, फिर से रिपीट करा देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी को कोशिका का पुलिसमैन या इसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है ना। इसके अलावा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये कोशिकांग के कुछ उपनाम है जिसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा
रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं क्या होता है, कोशिका में जो भोजन पानी वगैरह होते हैं उसको जो है स्टोर करने की जगह होती है रिक्तिकाएं। ठीक है, तो ये थे पहला जो प्रश्न है कोशिका से, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, है ना, ये वही सब पॉइंट रहेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी फालतू के पॉइंट नहीं रहेंगे, तो किसी को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है, दादोबा पांडुरंग, पांडुरंग है ना भाई, पांडुरंग भगवान भी होता है ना महाराष्ट्र के अंदर। तो ये दादोबा पांडुरंग नाम के आदमी जो है परमहंस मंडली 1849 मुंबई में स्थापित किए थे। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1834 में कहाँ पर, कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन किसके द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, कब, 1887, कहाँ, बम्बई में। देखिए दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे, महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ से भी जुड़े हुए थे, और आज लीजिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग, ये शिव दयाल जी हैं, 1861 में उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देव समाज, है ना, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 लाहौर में। देखिए देव समाज के जैसा ही एक वेद समाज है, वेद समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू है ना, तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए दोनों नहीं लिखा, आप एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में करे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद साहब 1897 में बेलूर में किए थे। इसके अलावा समाज पे मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, प्रार्थना समाज 1828, आत्मीय समाज 1815, कौन, राजा राम मोहन राय, कहाँ पे, कोलकाता में। 1875 में आर्य समाज दयानंद सरस्वती, कहाँ पर, बम्बई में। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, कहाँ, पुणे में। 1867 प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और आपका महादेव गोविंद रानाडे साहब, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो इतने बात जरूर ध्यान रखें, समाज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पीडीएफ स्कीम कुछ अपने पास इस प्रकार से है, अगर आप 40 रुपये खर्च करके पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो एसएससी का एक जो है पूरा नोट मिलेगा फुल फ्लेज में, जो 57 क्लास की है मेरे। इसके अलावा आपका डीपी, जिसमें अभी आप 18वां क्लास वॉच कर रहे हैं, ऐसे 21 क्लास का नोट मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो ये तीनों 40 में मिल जाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, ये 40 वाला आपने खरीद के रख लिया तो आगामी 2 से 3 साल तक आपको जीके जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना भाई। हाँ, करंट से अपडेट आपको रहना पड़ेगा, बाद बाकी यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, गारंटी है भाई, है ना, तो ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर खाली 25 में लेना चाहते हैं तो एसएससी और टॉपिक वाइज मिल जाएगा, खाली 25 में डीपी और टॉपिक, 35 में बिहार एसआई और टॉपिक में वाइज मिल जाएगा। 60 खर्च करते हैं तो बिहार एसआई, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी और एसएससी भी मिल जाएगा टॉपिक वाइज फ्री में। 70 खर्च करते हैं तो डीपी भी इंक्लूड कर लीजिएगा, 60 के प्लस 10 रुपया और तो डीपी हो जाएगा, यानी सभी के सभी पीडीएफ आप 70 में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो इच्छुक बच्चे हैं वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। टापू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, टापू जो फोक डांस है यह आपका अरुणाचल प्रदेश से है, कहीं कहीं से तप्पू भी लिखते हैं, तप्पू, है ना, तप्पू लोक नृत्य या टापू लोक नृत्य, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है मेरे भाई, काफ़ी बार एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पोनुंग नृत्य, लोसार फेस्टिवल, ड्री महोत्सव, सोलुंग फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, मुखौटा नृत्य, तो ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसमें पोनुंग और मुखौटा ये नृत्य है, बाद बाकी त्योहार है। इसके अलावा संथाली डांस, छौ डांस, देखिए संथाली डांस और छौ डांस ये 3 स्टेट को कवर करके रखा है ना, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों स्टेट में आपका संथाली डांस भी होता है, छौ डांस भी होता है। छौ का नाम हम अलग जगह के नाम से भी सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज जानते हैं, झारखंड आपका, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल और मयूरभंज जो है आपका उड़ीसा में है, तो इनके नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा भगोरिया नृत्य, राय नृत्य, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है भाई, मटकी नृत्य, राय नृत्य और भगोरिया नृत्य। मटका में राय, राय मतलब होता है जो तोड़ी होता है, सरसों का छोटा भाई काला वाला, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश में, गुसाडी और लंबाडी ये दोनों नृत्य आपका तेलंगाना में, बाद बाकी बोनालू और बतुकम्मा त्योहार भी तेलंगाना में याद रखिएगा, और आंध्र प्रदेश में जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय क्लासिकल डांस है वो भी होता है। इसके अलावा नाटी डांस, ये कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है आपका नाटी डांस, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा गिद्धा,
भांगड़ा, गिद्धा भांगड़ा, ये आपका गिद्धा भांगड़ा और भांड, ये तीनों के तीनों कहाँ पे होगा, तो ये पंजाब के अंदर होता है। पाथेर भांड कहेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। तो ये कुछ राज्य के नृत्य हैं, उनको जरूर ध्यान रखें। बाम्बू डांस मिजोरम का है। बाद बाकी जो मैं त्यौहार वगैरह हैं लेटेस्ट उसे, जैसे भी हॉर्नबिल वगैरह आने वाले हैं, तो ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन के अनुसार शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था, तो ये महाराष्ट्र रहा था, है ना। महाराष्ट्र राज्य टॉप पे रहा था। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। दूसरा स्थान किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। इसके अलावा भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर है, लगातार छठी बार। और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया था, इंदौर में ही मनाया गया था। विश्व शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या है, 126वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, 111वां, जो आपके कल दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया था, ग्लोबल वाला। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी जब आगा खां पैलेस पुणे चले गए तो भारत छोड़ो आंदोलन का कमान संभाला था, या कहे कि मतलब चीफ लीडर के रूप में कार्य किए थे, तो ये थे आपका लाल बहादुर शास्त्री साहब। लाल बहादुर शास्त्री साहब जब भारत छोड़ो आंदोलन में आगा खां पैलेस में चले गए गांधी जी, तो उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब उसको जो है बेजोड़ कमान संभालने का काम किया था, नेतृत्व किए थे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ होती है। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है, क्रिप्स मिशन की विफलता। जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उसमें जो वादा किया गया था उसे नहीं निभा पाए, विफल हो गए, तो ये जो विफलता है ये भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, सरोजनी नायडू, लाल बहादुर शास्त्री, यूसुफ मेहर इत्यादि बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग लिए थे। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। इसके अलावा इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य को ही समाप्त करना। यानी इसमें आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी तरीके से स्वतंत्रता छुपा हुआ था इस आंदोलन में। इसीलिए ऐतिहासिक महत्व के आंदोलन है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह आंदोलन है ना कौन से दिन स्टार्ट किया गया था, तो 8 अगस्त 1925 के दिन जो है आपका समझते हैं क्या हुआ था, काकोरी। तो उसी के मतलब 17 साल के बाद जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल के उपविजेता कौन है। देखिए विजेता सब याद कर लेते हैं, उपविजेता भी जरूर याद रखें, आजकल ट्रेंड में चलते हैं, ज़्यादा उपविजेता आ जाता है। तो कैस्पर रॉड जो है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, जो फ्रेंच ओपन 2023 के उपविजेता है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका अमेरिकी ओपन, ये तीनों के विजेता कौन है भाई, तो ये तीनों के विजेता है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। एक ही साथ याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन, इन तीनों के विजेता है नोवाक जोकोविच। बच गया विंबलडन, तो विंबलडन के पुरुष एकल में विजेता है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, तो इतना से चारों पुरुष एकल याद हो गया। अब चारों महिला एकल को याद करते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल के जो विजेता है ये आपका ईगा स्वीटेक है, जो पोलैंड के रहने वाली है ना, और उप विजेता रही थी यहाँ पे कैरोलिना मुछोवा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता मैंने बता दिया, पुरुष में तीनों सेम है, खाली विंबलडन छोड़ के। बाद बाकी इसके उप विजेता देखते हैं, तो स्टेफानोस सित्सिपास ग्रीस के रहने वाले हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला में महिला एकल के विजेता आर्यना सबलेंका है, बेलारूस के रहने वाली हैं। उप विजेता रायवकीना कजाकिस्तान के रहने वाली है। विंबलडन पुरुष में कार्लोस अल्कारेज, इसको अलग से याद रखें, ये ज़्यादा पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये अलग हैं। बाद बाकी तीनों में तो नोवाक जोकोविच ही हैं। महिला एकल के विजेता मार्करेटा बोंड्रोसोवा है। तो यूँ कहे तो विंबलडन 2023 में कोई भी नामचीन जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो नहीं जीत पाए हैं, है ना। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में सर्वप्रथम विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 में। विंबलडन में किसी देश का नाम आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी समझिएगा ये ब्रिटेन के देश में होती है। ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड में। इसके अलावा तत्पश्चात 1881 में अमेरिकी ओपन, जो अमेरिका नाम से स्पष्ट है, 1891 में फ्रेंच ओपन फ्रांस तथा 1905 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन ऑस्ट्रेलिया। तो ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसे टेनिस का महाकुंभ कहा जाता है। इसकी ईस्वी से क्वेश्चन स्टैटिक्स फॉर्म में आता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना टेनिस प्रतिस्पर्धा कौन है,
हैं, या सबसे नया कौन है ना। तो सबसे पुराना आपका विंबलडन और सबसे नया ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऐसा याद रखना है, जो सबसे नया होता है वो साल के सबसे शुरुआत में होता है। आप जानते हैं वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद 3 नंबर पर विंबलडन और लास्ट में होती है जी अमेरिकी ओपन। इसके अलावा टेनिस के यह 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है अलग अलग प्रकार के मैदान में खेले जाते हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन और ऑस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन दोनों जो है हार्ड कोर्ट में खेली जाने वाली गेम है। बाद बाकी आपका फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में यानी जो है मिट्टी वाला मैदान में, और आपका विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट यानी जो है आपका घास के मैदान में खेला जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये स्टैटिक्स फॉर्म में आता है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में प्रमुख उपधातु सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी जानते हैं सिलिकॉन जो है परमाणु द्रव्यमान, आपको यहाँ पूछा है हालांकि सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि किसी भी चालक, कोई भी कंडक्टर है, उसको जब आप ज़्यादा हीट दोगे, जब गर्म इंक्रीज करोगे, वैल्यू बढ़ाओगे टेम्परेचर का, है ना, तो क्या होगा, इसकी चालकता घटती है, चालकता जो है घटती है, कंडक्टिविटी गुण का जो है ह्रास होता है, कम होता है। यानी चालक की चालकता, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से घटती है और अचालक की चालकता टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से चालकता बढ़ेगा, चालकता जो है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, क्वेश्चन आता है इससे। इसके अलावा तो आपका जो सिलिकॉन है, आपका जो सिलिकॉन है, इसके परमाणु क्रमांक 14 होते हैं। कहाँ गए 14 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये देखिए ये हरा कलर वाला। और आपको मैं बता रखा हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। इसके डिवीजन कैसे हैं, तो 91 + 20 + 7 है ना। ये 91 क्या है, मेटल है, ये 91 क्या है, मेटल है। ये 7 जो है, ये सुगा वाला कलर जो है, ये 7 है, ये उपधातु है। और 20 क्या था, तो नन मेटल है, 20 क्या है, नन मेटल है। ठीक है, इस प्रकार से 118 तत्व है। बाद बाकी मैंने आपको यह भी बताया है कि किसको कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो पहला 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और नीचे वाला जो बच गया 2 को जो लेंथेनाइड और एक्टोनाइड होते हैं, इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है भाई, तो ये 4 भागों में एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बांट देते हैं। इसके अलावा 18 भाग को मैंने समझा दिया था। पहले दोनों को जो है क्षारीय धातु कहते हैं, और खाली पार्टिकुलर 2 नंबर को जो है क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं। 3 से 12 को संक्रमणीय धातु कहते हैं, और बाद बाकी नाम से ही है, जैसे जैसे पहला नाम है वैसे वैसे आप कह दीजिए इसको। ठीक है, और लास्ट वाले के इनर्ट गैस नोबेल गैस फैमिली कहते हैं, सेकेंड लास्ट यानी 17 वाले को हैलोजन फैमिली कहते हैं। इस प्रकार से आप 18 को याद कर लेते हैं। नीचे वाले को लेंथेनाइड कहते हैं और सबसे नीचे वाले को एक्टियोनाइड कहते हैं। ये जो लाल कलर में सबसे नीचे का लाइन दिख रहा है एक्टियोनाइड है, 15 को लेंथेनाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको परमाणु द्रव्यमान याद रखने की छोटा सा ट्रिक बताता हूं, अगर काम कर पाए, अगर आप समझ पाए तो, है ना भाई। छोटा सा ट्रिक ये है मेरा कि कोई भी चीज जो है ना, जैसे ऑड इवन पे हम चलेंगे, यहाँ पे ऑड इवन पे चलेंगे, ऑड इवन पे हम चलने हैं। ठीक है, तो ऑड वाला जो भी रहेगा, मान लीजिए किसी चीज का परमाणु क्रमांक 3 है, यहाँ पे लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 है ना, तो इसको जो परमाणु क्रमांक होगा 2 गुना से थोड़ा ज्यादा 7 के करीब होगा, यानी 3 दूना के 6, ये 7 के करीब होगा। और जो भी सम संख्या वाला रहेगा उसके सीधे 2 गुना के करीब रहता है। ठीक है, जैसे हीलियम का 2 है तो 4 होगा इसके परमाणु क्रमांक। अब एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, मान लीजिए 4.08 ऐसा, 07 मतलब 4 के करीब है ऐसा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कहां तक काम करेगा, तो ये 20 परमाणु क्रमांक तक काम करेगा। मैंने मिला के देखा है, आप भी देखिएगा। 20 परमाणु क्रमांक तक जो भी विषम संख्या है उसको 2 गुना से 1 ज्यादा होता है, और जो भी सम संख्या है वो 2 गुना होता है आपका परमाणु भार में। और अगर बहुत बड़ा चीज है, जैसे आप सोना में आएंगे, सोना 79 किधर गया, इधर ही कहीं होगा छुपा हुआ, ये देखिए ये आपका ऑरम है, सोना है 79 है। ठीक है, तो इसके परमाणु क्रमांक मैंने कहा था कि भाई 2.5 गुने से अधिक करना और 3 गुने से कम करना, करके देखिएगा ये सब मैच करता है। तो 20 तक ही आज तक जनरली परमाणु भार ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको काम आएगा कि कोई भी अगर परमाणु संख्या याद है तो सम संख्या वाला है तो 2 गुना कर देंगे, अंडर 20 है तो, और विषम संख्या वाला है तो 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, और उसके समीप जो आपका ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर होगा। ये छोटी सी ट्रिक है, काम आएगी। इसके अलावा
मैंने बता ही दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में मात्र 7 उपधातु है जो आपके सामने लिखा गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो 63 तत्व थे, और किस पे आधारित होता था, तो परमाणु भार पर आधारित होता था, है ना। और जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग दिए गए थे, और 7 और 9 दिए गए थे, आज कितने हैं, 7 और 18 दिए गए हैं, है ना, मोस्ले वाला में, और परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं हमारे आवर्त सारणी, और टोटल तत्व होते हैं 118, और 118 तत्वों में जो कैसा कैसा गुण वाला है, धातु अधातु और उपधातु, वो मैं बता ही दिया, 91 20 और 7। इसके अलावा परमाणु के किसी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है उस कक्षा के वर्गों के दुगुना होगा। मान लीजिए पहली कक्षा की आप बात कर रहे हैं तो पहले कक्षा के वर्ग गुने 2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 गुने 2 2। दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो दूसरी कक्षा का वर्ग गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, तीसरी का स्क्वायर गुने 2, 3 3 दूना 18। इस प्रकार से चलते हैं, चौथा में 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा, है ना, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है ये आपके परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जो सबसे आउटर लेयर में होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको जो है काम आएगा मेरे भाई। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है ना, कि राष्ट्रपति समझे तो फिर से जो है वापस कर देते हैं मंत्री परिषद के पास कि मैं जो है आपको फिर से देखने के लिए भेज रहा हूं किसी भी मामले को लेकर। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बहुत सारे चीज हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ संपत्ति के अधिकार को ही हटाए गए थे। तो इसमें एक काम है कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा के विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में अब जो है संपत्ति अधिकार को रखा गया है। तब से लेकर आज तक जो है 6 गो मौलिक जो है अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो आप समझते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद के जो है कार्यकाल में भी छेड़छाड़ करी गई थी, तो उसे पुनः अपने जगह पे लाया गया था। ये भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। आप कहोगे 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है। इसी के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है। इसके तहत एससी और एसटी के लिए जो है एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल से संबंधित है। दल बदल जो आप मतलब जो आओ जाओ ऐसा है ना, तुरंत तुरंत चोला बदल करना, इस पे निषेध लगाने के लिए दल बदल कानून 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा फॉर्म किया गया, और इसके लिए एक 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये सब ध्यान रखेंगे। कल आपसे ये भी पूछा गया था कि बेसिक संविधान में जब बन के तैयार हुआ था उस समय कितने भाग, कितने अनुसूची और कितने आर्टिकल थे। तो मैंने बता रखा है आपको 395 आर्टिकल, 8 गो आपका अनुसूची और 22 गो भाग। आज 450 से ज्यादा 12 और 22 भाग तो है, लेकिन 25 भागों में विभक्त है। एशियाई शिखर सम्मेलन 2023 का बैठक किस देश में हुआ है, तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। अभी मैंने आपको बताया है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये भी आपका जो है इंडोनेशिया में चल रहा है। 2 दिसंबर तक चलेगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंडोनेशिया में हो रही है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत दिल्ली में हुआ, और यहाँ पे 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को जगह दिया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, गोवा के अंदर हुआ। 14वां विश्व स्पाइस कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ है, तो ये आपका नई मुंबई में हुआ है, विश्व स्पाइस कांग्रेस, है ना। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में, T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होगी। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी देश में हुआ है। तो ये कुछ सम्मेलन है ना, हाल फिलहाल के जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, बच्चे क्या समझते हैं, अरे यार ये तो हिंदी है ना, तो ये होंगे किसी इंडिया के आगरा वागरा या फिर कोई ऐसे शहर में, है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा, ये विदेश में भी होता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो 10
जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, है ना। विश्व स्तर पर हम हिंदी दिवस 10 जन को मनाते हैं और 10 जन को ठहाका दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा भारत में कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? आप जानते हैं कि अगर मैप पे देखेंगे तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार से चलेगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, है ना। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो भारतीय नदी है माही नदी है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और पहले भी मैं इस चीज को बता चुका हूँ। अब आइए थोड़ा सा कर्क रेखा से संबंधित चीजों को देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आप देख सकते हैं। यह आपका भारत का नक्शा है जो कर्क रेखा को यहाँ पे इंगित करता है। ये गुजरात है, यहाँ से आपका जा रहा है। ये राजस्थान का छोटा सा पार्ट, ये पीला वाला राजस्थान है। इसका डूंगरपुर जिला आता है इसमें मात्र। फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ये लाल वाला झारखंड, फिर हरा वाला पश्चिम बंगाल, फिर हम आते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारा 8 स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ से बहुत सारे चीज़ आप सीख सकते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु जो है ये भारत का पूर्वी बिंदु है। भारत का पूर्वी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो आपका जो है पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, ये देखिए गुहार मोती लिखा है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत का उत्तरी बिंदु कहेंगे तो यहाँ पे इंदिरा कौल, जो कहाँ लद्दाख में स्थित है, ये देखिए लद्दाख में स्थित है इंदिरा कौल, ये उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु भी आपको यहाँ पे इंगित किया हुआ है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो कन्याकुमारी हो जाता है। तो ये सब कुछ एक बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा 8 कर्क रेखा मैंने बता ही दिया कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इंग्लिशमैन जो अध्यक्ष बने थे ये आपका जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन 1887, कांग्रेस के 3rd अधिवेशन। इसके अलावा ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत बैरिस्ट्री भी करते थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। बैरिस्ट्री है ना, जानते ही होंगे, बैरिस्ट्री लॉयर ये होता है ना भाई, वकील जैसा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपका 1885 ईस्वी में करा था, है ना। प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कांग्रेस स्थापित हुए थे एओ ह्यूम के द्वारा। इसके अलावा 1896 में कोलकाता में अधिवेशन होते हैं। इसमें पहली बार वंदे मातरम का जो है गान किया जाता है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के 1906 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस के 1907 की अधिवेशन होती है सूरत में। इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल। इस जो अधिवेशन थे 1907 वाला, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। फिर 1916 में कांग्रेस की एक अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। यह बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन है और काफी VVI अधिवेशन है। इसमें बहुत सारे चीज हुए, जिसमें से प्रमुख है कि जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई, झगड़ा हो गया, यहाँ आके नरम दल और गरम दल एक हो गए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए थे। कांग्रेस के 1917 कोलकाता अधिवेशन पहली बार वह मौका था जब एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता, यानी पहली बार कोई लेडीज जो है इसकी अध्यक्षता संभाल रहे थे। 1914 बेलगांव अधिवेशन, ये पहली बार है कि महात्मा गांधी एकमात्र बार अध्यक्षता संभाले थे बेलगांव के अंदर, इसे भी ध्यान रखेंगे। 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन, जिसमें सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला पूर्णतः, क्योंकि आप जानते हैं एनी बेसेंट जो है भारतीय महिला नहीं थी, है ना, आयरलैंड के रहने वाली थी। इसके अलावा 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो है JL नेहरू के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करा गया था। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, हालांकि जीत नेताजी की ही हुई थी। इसके अलावा WTO ने GATT का स्थान कब लिया था? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है गैट का। तो गैट का स्थान WTO ने लिया, तो कब लिया है ना, तो 1 जनवरी 1995 को लिया। गैट और WTO दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर स्थित है। तो WTO का जन्म तो 1995 में हुआ, तो गैट का जन्म 1948 में हुआ। इसकी भी जो है आपका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही था। इसी प्रकार से बहुत सारे संस्था है जो रिप्लेस हुए, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ। यही चीज रिप्लेस हो गया 1955 में SBI बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जो आज भारत में सार्वजनिक सेक्टर के सबसे विस्तृत बैंकों में से एक है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ, यह 1950 में स्थापित योजना आयोग को रिप्लेस किया। इसके अलावा फेरा है ना, तो फेरा जो है ये 2000 में फेरा का जगह ले लिया है फेमा, 2000 में फेमा ने लिया है फेरा का स्थान, है ना, तो ये ध्यान भी रखेंगे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट होता है फेरा का, और इसमें मैनेजमेंट हो जाता है, मैंने कल या परसों बताया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फेमा, तो रेगुलेटिंग एक्ट की जगह मैनेजमेंट एक्ट हो गया। और इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रयास से ये चीज़ संभव हो पाया था। इसके अलावा ललिता श्रीनिवासन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ललिता श्रीनिवासन का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में कलाक्षेत्र बिलासिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, T बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, कुमारी कमल्ला इत्यादि प्रमुख है। ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में से हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। आप जो ये नाम देख रहे हैं ललिता श्रीनिवासन, इसको हाल में ही संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और अमृत अवार्ड क्या होता है संगीत नाटक अकादमी का, मैंने आपको कल समझा चुका था कि जिनकी एज 75 साल से अधिक हो जाता है उन्हीं को मिलता है, और उनको कोई भी जो है भारत सरकार के महत्वपूर्ण अवार्ड न मिला हो, जैसे साहित्य अकादमी न मिला हो, पद्मश्री वगैरह नहीं मिला हो। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार में है ना मृणालिनी साराभाई ने दर्पण एकेडमी के स्थापना किए थे। इसके अलावा इस नृत्य की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण को माना जाता है। अभिनय दर्पण इसके बारे में टेक्निकल जानकारी प्राप्त कराती है, बाद बाकी वाद्य यंत्र वगैरह जो लिया गया है ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। अगला, आंध्र प्रदेश में रामगिरी तथा अनंतपुर किस प्रमुख खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए खनिज से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि ये कहाँ पाया जाता है, ये खान कहाँ है, तो ये रामगिरी और अनंतपुर जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्वर्ण खदान है ना, तो सोना के लिए हो जाएगा। कोलार, आपने KGF पिक्चर देखा होगा, कोलार और हट्टी ये आपका सोना की खान है, कहाँ पे, कर्नाटक में। और दुनिया में भी इसी प्रकार का नाम है कार्लगुडी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सोना का खान है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रामगिरी तथा अनंतपुर ये भी स्वर्ण खान है, आंध्र प्रदेश में है। झारखंड में के हीरा बुधनी खान, इस खान का नाम है, ये सिंहभूम में है, यहाँ पर भी आपको जो है सोना मिलता है। तेलंगाना का वारंगल, यहाँ पर भी आपको सोना मिलता है। इसके अलावा मैग्नीज है ना, ये सर्वश्रेष्ठ उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझार, कालाहांडी, कोरापुट इत्यादि जो है आपके मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछता है कोरापुट, है ना। उड़ीसा के कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहते हो मैग्नीज के लिए। कोडरमा, हजारीबाग, बिहार के गया, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इत्यादि जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन इंडिया में उड़ीसा स्टेट में होता है। तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है वर्तमान में MP राज्य में होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तांबा का उत्पादन का जो केंद्र है राजस्थान में खेतरी है, भीलवाड़ा है, अलवर है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मलाजखंड, महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये तांबा को प्रोड्यूस करते हैं, इसमें सबसे अधिक वर्तमान में मध्य प्रदेश। इसके अलावा केंद्र सरकार का प्रोग्राम मालवीय मिशन की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, तो ये जो मालवीय मिशन है ये जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि इनॉग्रेशन जो करता है ये क्वेश्चन में आ जाता है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की उद्घाटन करा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अहमदाबाद में मेट्रो का भी उद्घाटन करा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन करा, होमी भाभा जो अस्पताल है पंजाब में उसको उद्घाटन करा, है ना। इसके अलावा आपका जो आपका
वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष के रूप में भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चुना गया है। एक मुहिम वन नेशन वन इलेक्शन संस्था, तो इसमें जो चीफ चुने गए हैं रामनाथ कोविंद साहब को चुने गए हैं। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक लंबी व्यक्तिगत पारी किस बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी जो है, ये आप देखे होंगे उस दिन का पारी ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा बनाया गया। 201 रन की जो है पारी खेले थे, वो भी नवाद रहे थे, और रन तो और मारता। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन की आतिशी पारी खेली, वो भी 7 विकेट जाने के बाद मैच को मुंह से छीन लिया था, जैसा कि आप देखे होंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया ही है, 6ठी बार बना है। कप्तान पैट कमिंस है। उपविजेता है ना आपका भारत है। उपविजेता वाला कप्तान अपना रोहित शर्मा है। ठीक है, देखिए पैट कमिंस के कप्तानी पर भी जो है बयान दिया गया था। काफ़ी कुछ बात चल रहे थे जब शुरुआत के 2 मैच हार गए थे, लेकिन शुरुआत आदमी कहीं से भी कर सकता है, तो यहाँ से भी सीखने की बात है ना, कि गिर के भी संभल सकता है इंसान, और जब से जो खेला तो जीत के ही ले गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का यह 6ठा खिताब था। सेमीफाइनल में 4 देश ये जो पहुंचा था, ध्यान रखना है, एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूछेगा जब थोड़ा पुराना हो जाएगा तब। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये पहुंचा था। टूर्नामेंट में सर्वाधिक शतक जो है क्विंटन डिकॉक ने लगाया है, 4 शतक, ये दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहा ये विराट कोहली रहा है। सर्वाधिक रन के साथ साथ एगो विकेटों लिया था, एक दिन बॉलिंग किया था। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनजीटी। तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये आपका प्रकाश श्रीवास्तव साहब को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, ये जो है पर्यावरण हित की संस्था है, और एनजीटी जब इंडिया में स्थापित हुआ था 2010 में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ही कंट्री बना था जहां पे इस प्रकार की चीज़ों को जो है स्थापित करा गया था। तो ये काफ़ी महत्व की संस्था है। यहाँ के जो है चेयरमैन हर दिन पूछे रहते हैं एग्जाम में। इसके अलावा यह किस प्रकार की संस्था है? तो क्या इसके संविधान में कोई जिक्र है क्या इसको गठन को लेकर? तो कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए यह वैधानिक निकाय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में किया गया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार। इसके अलावा एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसके और भी जो कार्यालय है ये कहाँ पे है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। तो 4 जगह इसके शासी कार्यालय हैं, और दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है ना। ये क्या काम करता है कि पर्यावरण के संबंधी जो भी मुद्दा है उसको निपटान करता है। इसके अलावा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और अध्यक्ष के जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष या 65 वर्ष से पहले तक का होता है। मान लीजिए आज ही ज्वाइन किया है, परसों 65 वर्ष हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा भारत के किन 2 स्थानों को टाइम मैगजीन ने 2023 में विश्व के सर्वाधिक महानतम स्थानों में जगह दिया है? आज मैंने इस वाले तथ्य को काफ़ी कवर किया है, किसको किसको फोर्ब्स पत्रिका ने जगह दिया, आगे आप देखेंगे। तो जो टाइम मैगजीन ने जगह दिया है इंडिया के 2 स्थानों को, ये है हमारा लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ है भैया? आपका उड़ीसा में, और लद्दाख तो आप जानते हैं यूटी है, जम्मू कश्मीर का जो है पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी वाले भाग को लद्दाख बना दिया गया। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक महत्व वाले स्थान फ्लोरिडा। इसके अलावा फोर्ब्स 2023 के अनुसार 100 अमीर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिला को स्थान दिया गया। इसके अलावा फोर्ब्स पत्रिका 2022 दुनिया की 100 शक्तिशाली है ना महिला में 6 भारतीय महिला को जगह दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा जा सकता है कि भाई जो है विश्व के अभिनेता का लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता का लिस्ट नाम आया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तो खैर लेडीज वाली बात है, तो ये तो आ ही सकता है। इसके अलावा मौमलुह गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मौमलुह गुफा है ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट है, इस कारण भी ये VVI है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये मेघालय के पूर्वी खासी जिला में स्थित है। बाघ गुफा, भीमबेटका गुफा, उदयगिरी की गुफा, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जिसमें उदयगिरी की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी है। इसके अलावा अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये कहाँ पे है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी की गुफा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। बराबर की गुफा कहाँ है? बिहार में है। बोरा की गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ गुफा जिनको आपको ध्यान रखना है। पटियाला घराने के संस्थापक कौन थे? देखिए पटियाला घराने के संस्थापक जो हैं बड़े फतेह अली खान तथा अली बख्श खान है ना। लेकिन पटियाला घराने की नींव कौन रखा था? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। नींव रखने का श्रेय जो है मियाँ कल्लू को दिया जाता है, लेकिन इस घराने को आगे बढ़ाना तथा आधुनिक स्वरूप में ढालना, जैसा कि आज हम जानते हैं, तो इसका श्रेय जो है फतेह अली खान और अली बख्श खान को दिया जाता है। एगो राहत
राहत फतेह अली खान है वो वाला नहीं है, ये बड़े फतेह अली खान। इसके अलावा आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान है, हाजी सुजान। इसके अलावा बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय है। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। और किराना घराना आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो कलाकार हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए होते हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक जो हैं ये कौन है, हस्सू खान और हद्दू खान, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपरेशनस इंडेक्स 2022 जो 2023 में रिलीज किया गया है ना, तीसरा संस्करण है ये नीति आयोग का, ईपीआई वाला है ना, ईपीआई का ये तीसरा संस्करण है। तो इसमें दूसरा स्थान किस राज्य को मिला है? आपको याद होगा कि एमपीआई इंडेक्स 2022 में है ना, गरीबी के नीति आयोग के अनुसार तीसरा सबसे गरीबी राज्य। तो भाई तीसरा पूछ सकता है तो क्या दूसरा नहीं पूछ सकता? इसीलिए कोई भी रिकॉर्ड ऊपर से 2 और नीचे से 2 जरूर हमेशा याद रखिएगा, काम आता है। पहला और अंतिम तो मैक्सिमम बच्चे याद रखते हैं। ठीक है भाई, आप क्या अलग करोगे कि आप उस पैनल में आओगे, समझ रहे हो? तो हमेशा इस पे अपनी दिमाग लगाएं, है ना, कि हम क्या अलग करें। बाद बाकी जो सब कर रहे हैं वो तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि मैं उसको पीछे छोड़ूंगा मेरिट वाली लिस्ट में, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं मेरे भाई, इसके आगे और कुछ भी नहीं है, इसके आगे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान तमिलनाडु को दिया गया है ईपीआई इंडेक्स में, जो 2023 में रिलीज हुआ है 22 के लिए। इसके अलावा सभी कोस्टल राज्यों में, कोस्टल मतलब तटीय, कितने राज्य हैं अपने पास कोस्टल राज्य? 9 राज्य हैं। सभी कोस्टल राज्य में पहला स्थान तमिलनाडु को, और ओवरऑल भी पहला स्थान तमिलनाडु को ही दिया गया है। लैंडलॉक्ड राज्यों में जो भू आविष्ठित है, इसमें पहला स्थान हरियाणा को, और ओवरऑल रैंक में 5वां रैंक दिया गया है। कैसे भी पूछेगा तो आपको छूटना नहीं चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को, ओवरऑल रैंक जम्मू कश्मीर का 17वां है, दिल्ली का 18वां है। इस प्रकार से आपको जो है नीति आयोग ने ईपीआई इंडेक्स में जगह दिया है। इसके अलावा नीति आयोग एमपीआई इंडेक्स, ये था ईपीआई है ना, एक्सपोर्ट वाला, ये है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो गरीबी इंडेक्स है उस प्रकार से। ठीक है, तो इसके अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्यों का अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, सबसे ज्यादा बिहार है, उससे थोड़ा कम झारखंड, उससे थोड़ा कम मेघालय, उससे थोड़ा कम मध्य प्रदेश, उससे थोड़ा कम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत के 3-4 जरूर याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, गैर संवैधानिक निकाय है। किसका जगह लिया था? तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक जो समाचार पत्र है या पत्रिका है, इसके संपादन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिए थे, जैसे होम रूल लीग का संचालन 1916 है ना, तिलक साहब के साथ। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कोलकाता अधिवेशन। तो बहुत सारे काम जो है इंडिया के हित में किए थे। माय ट्रूथ, ये पुस्तक का नाम है माय ट्रूथ, ये पुस्तक है के लेखिका है इंदिरा गांधी। ठीक है, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। तो सिर्फ माय ट्रूथ देखे और महात्मा गांधी नहीं चिपका के आ जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, खाली माय ट्रूथ जो है ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है, मेरी सच्चाई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तथा प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब महात्मा गांधी की पुस्तक है। ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, ये तीनों के तीनों पुस्तक राजा राम मोहन राय के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों कल की प्रिपरेशन मैं आज ही कराता हूं आपको कि आने वाले समय में मार्केट में किस प्रकार की क्वेश्चन होंगे, इस पे जो है विशेष फोकस करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है और आपको लकली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। तो आगे ये प्रयास जारी रहेगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर कोई बच्चा पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड है, जो आपने स्कीम देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, लिंक क्लिक करके आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।